नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की। और मणिपुर को देखने की कोशिश करेंगे एक खोजी पत्रकार के लेंस से। अंगना चक्रवर्ती की रिपोर्ट्स के जरिए टटोलेंगे कि ऐसा क्या खास है मणिपुर में कि पिछले साल 3 मई से मणिपुर, जो देश का एक अभिन्न हिस्सा है, वह जल रहा है। जहां डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीरेन्द्र सिंह वहां पर मुख्यमंत्री हैं, और तब से लेकर अभी तक न हिंसा का दौर रुका है, न अविश्वास रुका है, न जाने जाना रुका है। यह सब कुछ चल रहा है और इस बीच लोकतंत्र का महापर्व यानी मतदान पड़ रहा है। इतने खौफ, इतने अविश्वास में मणिपुर की जनता आखिर कैसे वोट देगी? और जिस तरह से मणिपुर में इस बार लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि पहला स्टेट है जहां एक संसदीय क्षेत्र में 2 चरणों में चुनाव कराने पर मोदी सरकार को, चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा है। यह दरअसल मोदी सरकार की गारंटी की सबसे बड़ा टेस्ट केस है। आइए बात करते हैं, देखते हैं अंगना के जरिए, जिनकी एक खोजी रिपोर्ट आई रिपोर्टर्स कलेक्टिव में और अल जजीरा में छपी, उसने बताया कि किस तरह से जो पूरा का पूरा तंत्र है वह काम कर रहा है वहां के निवासियों के खिलाफ ही। आइए बात करते हैं और देखते हैं अंगना के जरिए मणिपुर को। बेबाक भाषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है अंगना चक्रवर्ती। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अंगना ने हाल में ही जो 2 स्टोरीज इनकी पब्लिश हुई हैं, खासतौर से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स मणिपुर को लेकर, वे बहुत अहम है। उस पर तकरीबन 1 साल का इनका काम है। अगस्त 2023 से इन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 3 मई से मणिपुर जल रहा है, सुलग रहा है, और इसे लेकर जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है। और वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वीरेंद्र सिंह की सरकार है मणिपुर में, वो मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ठीक अभी चुनाव होने वाले हैं, मतदान पड़ेगा, और मणिपुर एक बहुत दुर्लभ स्टेट है 2024 के चुनाव में भी, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही 2 हिस्सों में भी बांटा गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुकी समाज और मेतेई समाज में एक लंबा एथनिक वायलेंस का दौर चल रहा है। पहाड़ में आदिवासी समाज रहता है, और जो घाटी है, मणिपुर की राजधानी है, वहां पर रहते हैं मैतेई समाज के लोग। तो अब आप से मैं ये जानना चाहूंगी कि चुनाव के इस मौसम में यह जो रिपोर्ट आपकी आई है, उसे आप कैसे ले पाई, क्योंकि बहुत साहसिक काम है। इसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं। मणिपुर पे बहुत कम इस तरह का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हुआ है जैसा आपने किया है। कुछ अपनी रिपोर्ट्स के बारे में हमें बताएं। तो भाषा जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। ये मेरा एक बहुत ही अहम काम मैं इंक्लूड शामिल करूंगी, जो जो अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में हुए लगभग 2.5 years हो गए मैं नॉर्थ ईस्ट कवर कर रही हूँ। और जो आपने कहा, लास्ट ईयर के 3 महीने से जब वो ट्राइबल ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट, एक मोर्चा दे हैड टेकन आउट ये शेड्यूल्ड ट्राइब के डिमांड के खिलाफ जो मैतेई ग्रुप्स ने उठाई थी। अभी के स्थिति के बारे में अगर मैं बता पाऊँ तो घाटी और जो हिल्स है, तो उसमें एकदम फिजिकल बैरियर पूरा हो गया है। एक बफर जोन खड़ा कर दिया है, उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, बहुत फोर्सेस, सेंटर के फोर्सेस अभी उधर गार्ड कर रहे हैं। कुकीज घाटी में नहीं आ सकते, और मैतेईस जो है वो हिल्स में नहीं जा सकते। तो इसी सिचुएशन में मैं गई थी मणिपुर लगभग जुलाई अगस्त में, और उसके बाद 6 महीने में मैं लगातार जाती ही रही। और उस दौरान जो ये रिपोर्ट मेरा निकला हुआ है, वो जो डॉक्यूमेंट पे फोकस करता है, वो बहुत अहम एविडेंस हमने पाया है कि असम राइफल्स जो है एक पैरामिलिट्री फोर्स जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस करता है, नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के ऊपर वो देखभाल करता है। उनके कई अफसर ने
मणिपुर के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का एक असेसमेंट किया था और उसमें ये निकला था कि इसका पार्शियल ब्लेम मणिपुर के बीजेपी गवर्नमेंट जो कि बीरेन सिंह भी लीड कर रहे हैं उसके उनके पॉलिसीज के को पार्शियली ब्लेम करके हुए एक पार्ट इसमें डॉक्यूमेंट में लिखा था कि द चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह पॉलिटिकल अथॉरिटेरियनिज्म एंड एम्बिशन इज टू बी पार्टली ब्लेम्ड फॉर दिस। ये हमने ऐसे इंटरप्रेट करके और हमारे रिव्यू के बाद लिखा हुआ है। हमारी डबल इंजन जो सरकार है जो मोदी जी लगातार कहती जा रही थी इवन इन द लास्ट स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो मणिपुर में हुआ था इन 2022 और अभी भी अमित शाह जी आए थे उन्होंने डेवलपमेंट और इंडिजिनस लोगों की डेवलपमेंट के बारे में बात किया था बट उनकी खुद की सरकार की एक एजेंसी ने अभी ये ब्लेम एक उनके बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर दिया है तो वो ही हमने अपने रिपोर्ट में लिखा है। आपकी रिपोर्ट बहुत साहसिक है क्योंकि उसमें असम राइफल्स का जो एक आंतरिक मूल्यांकन है कि ये तनाव, ये हिंसा, ये जो एक पूरा बंटवारा हुआ है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। मैं आपसे जब बात कर रही हूँ तब बस चुनाव का मौसम है, चुनाव बिल्कुल कैसे आप देख रही हैं कि इस बार, क्योंकि मणिपुर भारत का इकलौता ऐसा राज्य है, कहीं और यहाँ तक कि यूनियन टेरिटरी भी नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, जहां पर बड़ी रैलियां नहीं हुई, जहां पोस्टर्स नहीं लगे हैं। आप ये चुनाव कैसे देख रही हैं और इसका आउटकम आपको क्या लगता है, क्या लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, कैसे लोग देख रहे हैं? क्योंकि करीब 50 से 60 हजार लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, यानी विस्थापित हैं अपने ही राज्य में। मणिपुर में 2 सीटें हैं लोकसभा सीट, एक तो इनर मणिपुर है जो वैली कवर करते हैं और एक आउटर मणिपुर है जो हिल एरियाज कवर करते हैं और हिल एरियाज में भी बहुत सारे ट्राइब्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुकी एक ट्राइब है, नागाज भी रहते हैं। तो अभी के हाँ बिल्कुल, तो अभी के चुनाव में क्या हो रहा है कि हमने देखा कि बीजेपी अनलाइक पहले के चुनाव में आउटर मणिपुर में उनका कोई कैंडिडेट नहीं है। तो पहले के चुनाव में ने एक कुकीजो कैंडिडेट को टिकट दिया था। अभी गिवन द डिस्कंटेनमेंट, गिवन दैट कुकीजोस को अपने डिमांड को लेके कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आई एम श्योर द बीजेपी टुक दिस डिसीजन टू नॉट put a candidate or not give a ticket to any candidate, any cookie candidate. तो उन्होंने सिर्फ इनर मणिपुर में जो कि इम्फाल एरियाज, बिष्णुपुर एरियाज, ये वैली एरियाज कवर करते हैं, उधर ही सही समझा है अपने कैंडिडेट बसंत कुमार को खड़ा करना। जो आउटर मणिपुर का एरिया है वो 2 फेजेस में अभी वोट में जाएंगे, अप्रैल 19 को और अप्रैल 26 को। And it is going to be a very peculiar election क्योंकि 60,000 people are in relief camps. मणिपुर is one of the states जहाँ पे वोटर टर्नआउट बहुत ही हाई होता है on a regular basis, about 80-90%. तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि देखेंगे कि लोग क्या वोट डालने आएंगे कि नहीं। लोगों का भी बहुत पॉलिटिकल नेचर बहुत स्ट्रांग होता है उधर और अभी का सेंटिमेंट जो लग रहा है, अभी ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है, गिवन कि ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अभी भी लागू है। हाल ही में 2 कुकीजों की मौत हुई थी अनफॉर्चुनेटली, उनका their bodies were allegedly mutilated और वो फोटोज अभी सोशल मीडिया में वायरल। तो ये सब नजारा देखते हुए द एंटायर कैंपेनिंग बहुत म्यूट पे चल रहा है। कांग्रेस ने बिमल को उतारा है, बिमल बल्कीजाम को, जो जेएनयू में पढ़ाते हैं जी। तो अब ये बताइए कि फाइट जो है आपको कैसे दिखाई दे रही है? इनर मणिपुर में क्या कांग्रेस की कोई संभावना है? आउटर मणिपुर में क्या संभावना है? अगर हम ठीक पॉलिटिकल सेंस में बात करें तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? इनर मणिपुर अगर की बात मैं कहूँ तो जब मैं गई थी लास्ट ईयर भी, इट वाज वेरी नेचुरल कि एक एंटी बीजेपी, एंटी बिरेन सेंटिमेंट था क्योंकि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उनका इंटरवेंशन बहुत ही मिनिमम रहा है
और ये भी हमने अपने रिपोर्ट पे पॉइंट आउट किया है। ये असम राइफल्स ने भी इसको इस पे ऊपर इस फोकस किया है, बोला कि देयर इज अ डिसमेंबरमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, दे हैव यूज्ड दिस वर्ड स्पेसिफिकली। So there is an anti-incumbency sentiment. तो I see the election as being very divided. बीरेन का भी एक बहुत ही बड़ा कैंप है, हाँ, क्योंकि वो भी खबरें जिस मैंने इंडियन एक्सप्रेस में देखी थी कि महिलाओं के ग्रुप को बुलाया जा रहा है, वो सीएमओ मतलब उनके घर पे जा और रही, उनके ये दफ्तर हमने जा रही हैं। स्पेशली देखा था लास्ट ईयर जब बीरेन सिंह ट्राइड टू रिजाइन और एक महिला की ग्रुप जाके प्रोटेस्ट करके took back his resignation, और फाड़ दिया resignation उसको। की चिट्ठी को फाड़ दिया। And this time, I see a lot of people supporting Bimoy Lakoijam क्योंकि वो एक ही कैंडिडेट अभी नजर आ रहे हैं जो बीरेन सिंह एंड के खिलाफ ऐसे ही स्टैंडिंग एंड टॉकिंग अबाउट द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। आउटर मणिपुर का अभी तक तो कांग्रेस के अल्फ्रेड और बीजेपी एनपीएफ की एलाई, तो इन दोनों के बीच में है। तो दीज आर बोथ नागा कैंडिडेट्स। जो कुकीजो है वो नहीं खड़ा होना चाहते हैं, उनके हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा खड़ा होके, क्योंकि इन तीनों के बीच में मैते नागा और उनके बीच में उनका ही सबसे माइनॉरिटी वोटर टर्नआउट होंगे। तो वो कह रहे थे कि हम अगर वोट भी देने जाए इसका कोई मतलब नहीं होगा, हमारा कोई कैंडिडेट भी जाए इसका कोई मतलब नहीं होगा, सेपरेट स्टेट तो हमें नहीं मिलेगा, सेफ्टी भी हमें गारंटीड नहीं है। तो देयर इज दिस होपलेसनेस जो दिखाई दे रही है उनमें से। एक और चीज मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ, जो आपकी रिपोर्ट बता रही है, जो असम राइफल है उसे लेकर जो मैतेई समाज में एक बहुत लंबा और खासतौर से महिलाओं में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला, पहले एफएसपीए वाला सारा जो मुद्दा था, और इस बार भी हमने देखा कि जो महिलाएं थी वो कई जगह असम राइफल्स की भी ये स्टोरीज आई थी कि उनके हथियार लेके चले गए, उनको नहीं जाने दे रहे थे, जांच को लेके मुद्दा था। ये जो मुद्दा है, ये कैसे आप देखती हैं असम राइफल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट महिलाओं के साथ वहां पर रहा है? असम राइफल्स के रिपोर्ट में उन्होंने एनालाइज किया था कॉन्फ्लिक्ट का 3 अलग-अलग फेज। तो पहला शुरू होता है राइटिंग का, जो राइट्स हमने देखे थे उसको उन्होंने इनिशिएट फेज करके बुलाया था। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट जाके थोड़ा सा चेंज हुआ, म्यूटेट हुआ, उसमें आर्म ग्रुप्स भी पार्टिसिपेट करने लगे, मैते आर्म ग्रुप्स और कुकी आर्म ग्रुप्स वो डायरेक्टली एंगेज होने लगे एक दूसरे के साथ। देश के गृह मंत्री अमित शाह फाइनली पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मोदी जी बहुत चिंतित हैं और मणिपुर का बंटवारा नहीं होने देंगे, है ना, कोई डिवाइड नहीं होगा। ये भाषण एज अ नॉर्थ ईस्ट में बसी आप एज अ जर्नलिस्ट जो इतना मणिपुर पे रिपोर्ट कर रही हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है एक मणिपुर वोटर के लिए और आप जैसे जर्नलिस्ट के लिए? वो बहुत महीनों के बाद आ रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए, और अभी सिर्फ मैते वोट्स के लिए वो लड़े जा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज माइंड यू ओनली द मैतेज आर डिमांडिंग एन अनडिवाइडेड मणिपुर। जो कुकीजोज वो बता रहे हैं, दे से दे कांट गो बैक टू देयर होम्स, जो उनके घर है, जैसे न्यू लाम्बुलेन एरिया, खोंगसाई विन, बहुत सारे एरियाज जहाँ पे वो रहते थे। बट फॉर अमित शाह टू कम टू मणिपुर एंड से एक अनडिवाइडेड मणिपुर हम देखेंगे इज जस्ट टू रैली फॉर मैते वोट्स। और जो वो आए थे लास्ट ईयर अराउंड मई एंड जून, हमने बहुत अटैक देखे थे सुगनू में उस दौरान भी। उन्होंने कह के गए थे कि मैं कुछ दिन बाद आऊंगा अगर आप लोग ये पीस मेंटेन कर सकोगे। उसके बाद he only visited during the elections. तो उस दौरान accountability कहाँ है? He is the home minister of the country and there is an active ethnic violence where over 200 people have lost their lives. And you only come for the elections. तो वही accountability के लिए हमने ये रिपोर्ट अभी पब्लिश किया है। आप जिस तरह से इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट करें, क्योंकि मणिपुर
सिर्फ केंद्र सरकार या मोदी सरकार के ही एजेंडे से गायब नहीं है, जर्नलिस्ट मीडिया के भी एजेंडे से गायब है। क्योंकि कश्मीर के बाद इकलौता एक ऐसा इलाका है और यहाँ पे जिस तरह से डिवाइड है वो तो कश्मीर से भी ज्यादा डिवाइड है, जहां पर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उसी राज्य के नागरिक नहीं जा पा रहे। मैं मिजोरम गई थी, वहां पर भी मैंने देखा जो लोग आए हुए हैं, बसे हुए हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो आपको एक डर भी लगता होगा इस तरह की रिपोर्टिंग, क्योंकि हमने देखा दिल्ली से जब लोग गए जर्नलिस्ट, उनके खिलाफ ही एफआईआर हो गए, जो सोशल एक्टिविस्ट गए थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दिया गया और बताया गया कि इनसे जो है शांति को संकट है। इतने क्राइसिस में रिपोर्ट करना कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा? मुझे लगता है कि मैं ये कर पाई हूँ क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। आजकल के न्यूज़ रूम से ऐसे बहुत कम जर्नलिज्म दिखाई पड़ती है। लेकिन वो जैसे कॉलिंग कहते हैं, बुलावा कहते हैं, तो उसके हिसाब से उसके दौरान उससे मोटिवेशन लेते हुए मुझे करना पड़ा। ऑल्सो आई एम वेरी टाइड टू मणिपुर एज अ प्लेस। मुझे लगता है आई वांटेड टू कम टू नॉर्थ ईस्ट क्योंकि मैंने मणिपुर पे कोविड के वक्त पे मैंने मणिपुर में 1 महीना गुजारा। द पीपल हियर आर वेरी ब्यूटीफुल, so many of them are very close to my heart, and what is happening there is absolutely tragic। और किसी भी नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने एकदम नजरअंदाज कर दिया है मणिपुर को अभी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आगे भी हम आपसे जरूर बात करते रहेंगे, और इस साहसिक रिपोर्ट के लिए आपको दिल से शुक्रिया। थैंक यू।